प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उमा सक्सेना, प्रवक्ता ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर कानपुर, आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत काव्य के सौंदर्य तत्व छंद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य स्वभाव से संगीत प्रेमी होता है। और बच्चों, हमें संगीत क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें लयात्मकता होती है। अर्थात जिस रचना में लय, तुक आदि का व्यवस्थित नियोजन होता है, वह रचना उतनी ही कानों को प्रिय लगती है और मन को झंकृत भी करती है। तो काव्य में जो छंदों का प्रयोग है, वह काव्य में लयात्मकता, सरसता व ज्ञेयता लाता है और जिसके कारण हमारी काव्य के प्रति अभिरुचि बढ़ती है। इसलिए साहित्य में छंदों का बहुत महत्व है। बच्चों, सबसे पहले आज हम मुख्य शिक्षण जो बिंदु हैं उन पर विचार करेंगे। सबसे पहले छंद परिचय। छंद क्या है, छंद का महत्व, तत्पश्चात छंद के अंग, छंद के भेद, और फिर हमारे पाठ्यक्रम में केवल मात्रिक छंद रखे गए हैं, उन्हीं का ही अध्ययन आज हम करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम छंद का परिचय जानते हैं। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद्य का। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे और पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि जिस प्रकार गद्य में व्याकरण द्वारा अनुशासन होता है, वैसे ही काव्य की रचना में मात्रा, वर्ण आदि के विचार से काव्य रचना को सुंदर बनाया जाता है, उसको छंद कहते हैं। अब इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि कविता छंदबद्ध रचना है, इसीलिए कविता का नाम ही है छंदबद्ध। जो छंदों में बंधी रचना है उसको कविता कहते हैं। तो छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद के द्वारा ही कविता में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश होता है। वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है। बच्चों, जो आपने अभी देखा कि लय, तुक, गति, प्रवाह, यह सब छंद के अंग माने जाते हैं, जिसका अब हम आगे अध्ययन करेंगे। जब यह अंग होंगे तभी किसी छंद को बना सकते हैं। छंद की परिभाषा। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। जब किसी रचना में इन सब का यानी अक्षरों की संख्या, उनका क्रम, मात्राओं की गणना, यति गति, इन नियमों का पालन होता है, तब वह रचना छंदबद्ध कहलाती है। तभी उसको हम कविता कहते हैं। इसको और सरल शब्दों में समझें कि तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण, चरण आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियां छंद कहलाती हैं। जब इन सब अंगों से निबद्ध कोई रचना होती है, तभी वह छंद के अंतर्गत मानी जाती है। तो यह एक प्रकार से हमारे छंद के अंग हैं। हम इसके छंदों को आगे बढ़ने से पहले मैं इसके अंग आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले अंग आता है इसका वर्ण। छंद शास्त्र के अनुसार
स्वरों को ही वर्ण माना जाता है। बच्चों, आप लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। छंद शास्त्र में जो स्वर होते हैं उनको वर्ण की संज्ञा दी जाती है। जब जब मैं वर्ण कहूंगी इसका अर्थ है कि स्वर है वो। इनके दो भेद होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण में आता है आ, ई, उ और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को हम ह्रस्व वर्ण मानते हैं। दीर्घ वर्ण में आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार वर्ग का पंचम वर्ण और विसर्ग। यहाँ पर देखने योग्य एक चीज बात है, देखिए बच्चों, यहाँ पर ए लिखा है। ए जबकि स्वरों में गिनते हैं तो इसको हम ऋस्व मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको ऋस्व, कभी कभी लय के आधार पर इसको ऋस्व भी मानते हैं और कभी कभी इसको दीर्घ भी मानते हैं। दीर्घ का आधार भी बताते हैं, क्योंकि ए जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है। संस्कृत में आ वर्ण और ई वर्ण जब दोनों आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, इसलिए इसको हमने दीर्घ माना। ठीक इसी प्रकार से ओ को भी आ के बाद यदि उ आता है तो ओ होता है, इसको दीर्घ वर्ण माना जाता है। ये ऋस्व और दीर्घ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे मात्राओं की गणना इसी के आधार पर होनी है। दूसरा अंग है मात्रा। वर्णों के उच्चारण काल को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। बच्चों, जब हम कोई स्वर बोलते हैं, कहते हैं, तो उसमें जो समय लगता है उसको मात्रा का काल कहते हैं। जबकि व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अर्धमात्रा काल में होता है। यानी व्यंजन जो है वो बिना स्वर के अपूर्ण होता है, इसको उसको अर्धमात्रा काल कहते हैं। और संस्कृत में उसी अर्ध को दिखाने के लिए हलंत लगाते हैं। अतः छंद में मात्राएं केवल स्वरों की गिनी जाती हैं, व्यंजन नहीं गिने जाते, बल्कि जो व्यंजन में स्वर लगे रहते हैं उन्हीं की गणना की जाती है। छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्ण यानी स्वर को लघु कहते हैं और लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। यानी लघु वर्ण को एक मात्रा में गिनते हैं और लघु मात्रा को चिन्हित करने के लिए इसका एक चिन्ह बना दिया गया है, खड़ी रेखा। एक लकीर खींच दी गई अर्थात एक मात्रा है और उसको गिना एक जाता है। इसी प्रकार दीर्घ वर्ण यानी दीर्घ स्वर वर्ण अर्थात स्वर, तो दीर्घ वर्ण को गुरु कहते हैं। गुरु वर्ण की दो मात्रा गिनी जाती हैं। गुरु मात्रा के लिए वक्र रेखा, इसका चिन्ह ऐसा होता है, उसको सुनिश्चित है। जैसे उदाहरण द्वारा देखिए, मान शब्द आया तो मान में देखिए मां में गुरु वर्ण प्रयुक्त हुआ है। मां के बाद आ यानी गुरु वर्ण है, इसलिए इसकी मात्रा क्या रहेगी? गुरु। और फिर ना में लघु है, इसलिए इसकी रहेगी लघु। तो मां के ऊपर हमने वक्र रेखा लिखी और ना के ऊपर खड़ी रेखा, जिसकी यदि हम संख्या गिने तो मां जो वक्र रेखा है उसकी संख्या है 2 और एक लघु की है 1, तो हो गया 2 + 1 बराबर 3। इसी प्रकार ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कभी संयुक्त व्यंजन आ जाता है, अब ये समस्या होती है कि हमने बताया कि व्यंजन में स्वर लगा है उसी को ही हम गिनते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यंजन हो जिसमें स्वर लगा ही ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो यहाँ पर कहा गया है कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व जो लघु वर्ण हो, कोई भी लघु वर्ण आ जाए, उसको हम गुरु मानते हैं। यानी उसमें हम वक्र रेखा का प्रयोग करते हुए उसकी गणना 2 मात्रा में करेंगे। जैसे कल्याण में आया तो का के बाद ला है, ला में देखिए स्वर नहीं है, तो उससे ला से पहले कौन सा वर्ण है? का। तो का को हमने क्या मान लिया? गुरु। इसी प्रकार से अनुस्वार व विसर्ग को भी गुरु माना जाता है। जहां कहीं इस प्रकार से विसर्ग आए या अनुस्वार लगा है मां के ऊपर, उसको हम हमेशा गुरु वर्ण में ही गिनते हैं। बच्चों, इसके बाद अंग आता है यति।
छंद को पढ़ते समय विराम या रुकने को यति कहते हैं। इसके चिन्ह कॉमा जैसे आप लगाते हैं या फिर अंत में जब समाप्त हो जाती है पंक्ति पूर्ण विराम है। तो यति माने रुकना। जब हम कविता पाठ करते समय जहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसको हम यति कहते हैं, और जब ज्यादा देर के लिए रुक जाते हैं तो पूर्ण विराम लगाकर उसको दिखाते हैं। इसी प्रकार से गति भी छंद का ही अंग है। कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी लय होती है, यानी लय जो है वो किसी भी काव्य रचना में प्रवाह लाता है। तो लय होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि छंद का प्रमुख अंग माना जाता है। पाद या चरण। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद के चतुर्थांश को, यानी जो कविता है वो 4 भाग में मानो विभाजित है, तो उसका जो एक भाग है, चतुर्थ भाग जो है उसको हम चरण कहते हैं। चरण को पद या पाद भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं, जैसे ताके जाके, जिसको जो अंतिम वर्ण जो है से एक जैसे होते हैं उनको तुक कहते हैं, और तुक आने से कविता में लयबद्धता आ जाती है। बच्चों, इस प्रकार हमने अभी छंद के अंग पढ़े और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं छंदों के भेद। छंदों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक जैसा कि शब्द से ज्ञात हो रहा है, मात्राओं से संबंधित छंद। हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों केवल मात्रिक छंद सम्मिलित हैं, इसलिए मैं अपनी कक्षा में आज मात्रिक छंदों का ही अध्ययन करने जा रही हूँ। मात्रिक छंद जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। इनमें मात्राओं को समानता एवं संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें वर्णों के क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, केवल मात्राओं को ध्यान दिया जाता है। जैसे दोहा, चौपाई, सोठा ये मात्रिक छंदों में गिने जाते हैं। तो आज हम आपको अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित मात्रिक छंदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्णिक छंद इसका एक छंदों के दूसरा भेद है। जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है, वर्णों के क्रम का, वहां मात्राओं के क्रम का, यहाँ वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है। इसमें वर्णों की संख्या, क्रम और स्थान आदि नियम नियंत्रित रहते हैं। इन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरिगीतिका, सवैया आदि। बच्चों, हम मात्रिक छंद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मात्रिक और वर्णिक छंद के पुनः 3 भेद और किए जा सकते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम माने समान, जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान हो। किसी कविता के 4 चरण हैं, चारों चरणों में समान मात्रा है तो वह सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्धसम, जहां प्रथम और तृतीय चरणों में एवं द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता हो, वो अर्धसम कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4। तो 1 और 3 यानी प्रथम और तृतीय में यदि समान मात्रा है और दूसरे और चौथे में समान मात्रा है तो यह अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। विषम, जहां चारों चरणों में वर्णों की संख्या अथवा मात्राओं में असमानता हो, वहां विषम छंद कहलाता है, विषम मात्रिक छंद कहलाता है। तो आज हम बच्चों अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित
मात्रिक छंदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है मात्रिक छंद चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है बच्चों, जैसा कि पहले ही बता दिया, सममात्रिक। इससे आप समझ गए होंगे कि इसके सारे चरणों में मात्राओं की जो संख्या होगी वो समान होगी। तो यह एक सममात्रिक छंद है। तो परिभाषा लिखते समय यह लिखना आवश्यक है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। अब इसे देखिए आप, इसके 4 चरण हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम इसकी जरा गणना करते हैं। जैसे गणित में गणना करते हैं वैसे ही करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसके एक चरण में कितने हैं? 16 मात्राएं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं ही हैं, इसलिए यहाँ पर चौपाई छंद है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। देखिए ये लयबद्धता भी इसमें आती है। चौपाई वैसे भी अपने में लयबद्ध है, अतः यहाँ पर चौपाई छंद का सुंदरता दिख रही है। इस छंद के प्रत्येक मात्रा में आप स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि इस छंद के प्रत्येक मात्रा में 16 मात्राएं हैं, अतः यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अब बच्चों हम दूसरे उदाहरण द्वारा आपको और स्पष्ट करते हैं। देखिए इसमें 4 चरण हैं। ठीक, अब इसमें हम थोड़ी सी मात्राएं लगाते हैं। जा में देखिए लघु है तो 1, गा में भी लघु है तो 1, बा में भी लघु है तो 1, दा में भी लघु है 1, शा में भी लघु स्वर है, लेकिन डा में आपका दीर्घ है तो ना में 1, मा में देखिए आपका आ जाता है गुरु, तो यहां पर आपको क्या लगाना है? जगत में तीनों में देखिए आपके लघु स्वर है। जननी में भी तीनों में आपका लघु है। दामनी में, दा में देखिए आ की मात्रा है, इसलिए क्या है? गुरु, और दोनों में छोटी की मात्रा है, रिस्व है। दा में रिस्व है, ता में भी रिस्व है, इसलिए दोनों में लघु, और गा में दीर्घ होने के कारण गुरु, और ता में भी गुरु। अब इसको हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसके चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16। तो 16 होने के कारण यहाँ पर चौपाई छंद है। तो इस प्रकार बच्चों आप मात्राओं की गणना करके छंद को पहचान सकते हैं और उसका लक्षण लिख सकते हैं। अब आते हैं दोहा छंद। बच्चों यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए पहले ही बता दिया कि यह कितना है? अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका पहला चरण, दूसरा चरण, यह है आपका पहला, यह है आपका दूसरा, यह है आपका तीसरा और यह है आपका चौथा। तो पहले बताते हैं, कहते हैं पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी? 13, और दूसरे और चौथे में होंगी 11। जब इस प्रकार से क्रम होता है तब दोहा छंद कहलाता है। अब इसकी एक बार गणना करते हैं मात्राओं की, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से 16, इस प्रकार से यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई।
16 चौपाई में होती हैं, लेकिन इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कैसे हमने पहचाना? क्योंकि यहाँ पर यति का चिन्ह है। उसके बाद 11 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 13 के बाद 11 आया, इसलिए यहाँ पर दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। इस पद के पहले, अब इसको स्पष्टीकरण में लिख दीजिए कि इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह छंद दोहा है। बच्चों, दोहे के हम और भी उदाहरण आपको बताते हैं। इसमें इस प्रकार से मात्राएं लगाते हैं। यहाँ पर लघु है, रा में भी रिस्व है तो लघु है, ना में भी रिस्व है तो लघु है, और हमने बताया था चंद्र बिंदु जहां आएगा उसको हम हमेशा लघु मानते हैं। इसी प्रकार से रघुवर में रा में लघु, घा में छोटे ऊ की मात्रा इसलिए लघु, बा में लघु और रा में भी लघु। विमल, इसमें भी लघु, मा में भी लघु और ला में भी लघु, क्योंकि रिस्व स्वर का प्रयोग हुआ है। जा में लघु, सा में भी लघु। इस प्रकार अब हम पहले इसके एक चरण को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर आपके देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 होनी चाहिए, तो मैंने तीसरे चरण में ही लगाई है। इसी प्रकार देखिए इसमें फिर से लगा के देखते हैं। पहली पंक्ति में दीर्घ, गुरु, लघु रहेंगे क्योंकि गुरु में क्या है, गा में उ की मात्रा है, रिस्व स्वर है, इसलिए लघु। रा में भी लघु, चरण में तीनों में रिस्व है इसलिए चरण। इसी प्रकार से सरोज में ओ की मात्रा है इसलिए गुरु, और इसमें लघु। अब इसको गिनते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब हम 11 को लगा देते हैं, नीचे लगा लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर लघु है, लघु 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 गुरु लघु। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1 11। तो आपका बना 13 + 11, तो ये दोहा छंद हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं सोठा छंद। सोठा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। बच्चों आपने अभी दोहा छंद पढ़ा था, दोहा का उल्टा होता है सोठा छंद। वहां 13-11 होता है, यहाँ पर 11-13 होता है। तो देखिए नील सरोरहु, अब यहाँ पे देखिए 2 पहला चरण है, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ 11 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 11 के बाद 13 आए, तो यहाँ पर 11 और 13 होने के कारण सोठा है। जिसको दोहा आ जाता है तो सोठा अपने आप ही आ जाता है, मात्राओं के गिनने से स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आप इसमें भी मात्रा लगा सकते हैं। लघु 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 लघु, सो में दीर्घ, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब 11 और 13 से सोठा छंद बना। बच्चों इस सोठे छंद को और दोहे छंद को यदि आप एक बार मात्रा गिन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। चलिए इसी के बाद आगे बढ़ते हैं रोला छंद। रोला छंद यह एक सममात्रिक छंद है, अर्थात प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी रुकना होता है। तो आप इसको हम फिर गिनते हैं। को पापही पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत। का के ऊपर ओ की मात्रा है, लेकिन
यहाँ पर जब हम को बोल रहे हैं तो को में बहुत कम समय लग रहा है। तो हमने कहा था मात्राओं को बोलने में जो समय लगता है उसी के आधार पर उसकी गणना होगी। तो इसलिए यहाँ पर को के कायदे से तो नियम से तो यहाँ पर दीर्घ आना चाहिए था, गुरु होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऋस्व रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों पंचत्व लिखा हुआ है। अब पा के ऊपर तो यहाँ पर अनुस्वार है तो आपने दीर्घ लगा दिया, लेकिन यहाँ पर चा के ऊपर तो आपने दीर्घ लगाया है, इसका मतलब गुरु लगाया है। यही बताया गया था कि जब कभी संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण जो है वो लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा, इसलिए मैंने ये उदाहरण आपके सामने रखा है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यहाँ पे 11 13 का आपका बनता है, रियति होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने रोला छंद में 11 13 रहते हैं, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं रहेंगी? प्रत्येक उसमें 24 मात्राएं गिनी जाती हैं। इसके पश्चात आता है हमारा, इसके स्पष्टीकरण को और चाहे तो समझ लीजिए कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11 13 पर यति है, अतः यह छंद रोला है। प्रथम चरण में को स्पष्ट हमने लिख दिया है, पहले आपको मौखिक बताया था, अब लिख के भी बता दे रही हूं कि को लय में पढ़ने पर को लघु ही प्रतीत होता है, इसलिए इस पर लघु मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पंचत्व में चा यद्यपि लघु है फिर भी संयुक्त वर्ण त्वा के पहले आने के कारण गुरु हो गया है। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद चलते हैं कुंडलिया छंद पे बेटा। कुंडलिया छंद में दोहा और रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है, अर्थात कुंडलिया के प्रथम 2 चरणों में दोहा होता है और बाद के 4 चरणों में रोला रहता है। तो रोले के लक्षण जो घटित होता है ये देखना है, ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुंथे रहते हैं। कुंडली का अर्थ ही होता है गुथा रहना, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से, इसकी एक बहुत विशेष पहचान है कि यह जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से ही इसका अंत भी होता है। तो इनके प्रथम 2 चरणों में 13 11 और बाद के चरणों में 11 13 मात्राएं होती हैं। देखिए, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे मां सोए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। इस प्रकार से यहाँ पर कुंडली, यहाँ पे 2 पंक्तियों में दोहा है, उसके बाद रोला, तत्पश्चात दोहा। और देखिए रहिए शब्द प्रारंभ में भी आया है और रहिए शब्द बाद में भी आया है। इस पद के प्रथम और द्वितीय चरण में दोहा है और आगे के 4 चरण रोला के हैं, और दोनों के कुंडलित होने से, गुथित होने से कुंडलिया छंद का निर्माण हुआ है। कुंडलिया छंद के अन्य लक्षण भी इसमें घटित हो रहे हैं। तो बच्चों, अभी आपने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकार छंदों का अध्ययन किया। अब हम आपको अभ्यास कार्य के लिए कुछ देने जा रहे हैं प्रश्न। निम्नलिखित पदों में मात्राओं की गणना करते हुए प्रयुक्त छंद का नाम और लक्षण लिखना है। तो आपको पहले ये छंद पढ़ने हैं और तत्पश्चात आपको मात्राओं की गणना करते हुए लिखना है। तो बच्चों, आज हमने छंदों का विस्तार से अध्ययन किया। आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित हैं उनको विस्तार से पढ़ा, जाना, और इस प्रकार आप अपने अभ्यास कार्य द्वारा इसमें मात्राओं की गणना करके उसको अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। और छंदों के महत्व को भी आज आपने समझा कि काव्य में छंद ही सरसता और ज्ञता लाते हैं, और ये सरसता और ज्ञता ही नहीं लाते बल्कि भावों को स्पष्ट करने में भी सहायक होते हैं, और मन के भावों को झंकृत करके नाद सौंदर्य की भी सृजन करते हैं। तो छंदों के माध्यम से आज हमने हिंदी साहित्य के सौंदर्य तत्व को अच्छी तरीके से समझा और जाना। धन्यवाद।